ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ हैं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बीडी कल्ला जी। कल्ला साहब, अपन बात कर रहे थे पंचायती राज और स्वायत्त शासी संस्थाओं में क्या सुधार की गुंजाइश है, और आने वाले दिनों में आप जल्दी को रिपोर्ट भी देंगे तो शायद उससे हो सकता है कि इन्हें और भी सुदृढ़ीकरण जो होना चाहिए उसको बल मिल सके। कल्ला साहब, हर व्यक्ति का अपना एक राजनीतिक सफर, जीवन सब होता है। कैरियर की भी अपनी एक सोच होती है कि मुझे जीवन में क्या बनना है। आपने राजनीति को क्यों चुना? ऐसा था कि मैं जब शुरू में पढ़ने के लिए गया तो मुझे वहाँ क्लास का मॉनिटर बना दिया गया। उस समय से ही कोई लीडरशिप की ऐसी ललक रही कि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो मैं अपने स्कूल का सांस्कृतिक सचिव बना, फिर कॉलेज में गया तो वहाँ सांस्कृतिक सचिव बना, फिर वहाँ का अध्यक्ष बना स्टूडेंट यूनियन का, और उस समय से फिर हमने NSUI और यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। घर में भी हमारे चाचा जो है फ्रीडम फाइटर थे। तो इस तरीके से हम उस माहौल में चलते रहे। जब कॉलेज में आए तो वहाँ रैगिंग प्रथा चालू थी। तो रैगिंग में हम साइंस के विद्यार्थी थे। हम साइंस के विद्यार्थियों ने ये तय किया कि विद्यार्थी हम ज़्यादा हैं और आर्ट्स के लोग और लॉ के लोग जो हैं वो हमारे की भी नेतागिरी करते हैं और हमारी रैगिंग भी करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और उसके बाद फिर मैंने मुड़कर नहीं देखा। मैंने जानबूझकर पहले कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया ताकि मेरे को बोलने की कला को मैं विकसित कर सकूं, और 74 में मैं अर्थशास्त्र का प्रवक्ता बना रामपुरिया जैन कॉलेज में। उसके बाद जब 1979 के दिसंबर में हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जेल गई तो उनके साथ मैं सैकड़ों लोगों के साथ गिरफ्तार हुआ, जेल गया, और उसके बाद मैंने बिल्कुल मुड़कर नहीं देखा। मैंने लोकसभा का टिकट मांगा, वो मुझे नहीं मिला। फिर 80 के विधानसभा चुनाव में मैंने MLA का टिकट मांगा, टिकट मुझे मिला। फिर लगातार 3 बार जीता, और उसके बाद फिर एक इलेक्शन में लूज़ कर गया, फिर लगातार 2 बार जीता, और इस बार मैं इलेक्शन लूज़ कर गया। लेकिन कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि मैं जब भी राजस्थान में पक्ष या विपक्ष में रहा, मेरी पार्टी ने पूरा उपयोग किया। मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया, पार्टी का प्रवक्ता बनाया, उसके बाद अध्यक्ष बनाया और CLP लीडर बनाया। और जब मैं अपोजिशन में था तो वहाँ पे विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से पैनल ऑफ चेयरमैन में कांग्रेस की तरफ से सभापति के रूप में भी मैंने विधानसभा का संचालन भी किया। तो कुल मिलाकर के जो भी मेरा राजनीतिक सफ़र रहा उसका कारण ये रहा कि मैंने रैगिंग का विरोध करके नेता बना, जो आज तक के वो पूरे उसमें तो इच्छा पहले से ही राजनीति में आने की थी। वो विचारधारा भी ऐसी रही जिसने आपको प्रभावित किया हो? आपके चाचा जी तो फ्रीडम फाइटर थे। हाँ, वैसे मुझे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों ने, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा जी और इनके पूरे विचारों ने मेरे को प्रभावित किया। मैं शुरू से ही गांधीवादी उसूलों में विश्वास करता था। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रभारी रहा, तो मैंने उस समय करीब 16,000 से अधिक बच्चों को टीके लगवाए मेरे निर्देशन में। उसके साथ साथ उनको DPT, DT के टीके, उसके बाद वहाँ पे रतौंधी को रोकने के लिए दवाई पिलाने का काम, ऐसे अनेक सोशल वर्क वहाँ पे किए। श्रमदान के द्वारा कॉलेज में बस स्टैंड बनाया हम लोगों ने। वहाँ पर हरिजन बस्तियों में नियमित रूप से जाकर के वहाँ पे काम करते थे, उनके साथ खेलते थे, सोशल गैदरिंग करते थे। तो कुल मिलाकर के समाज सेवा का जो बीड़ा महात्मा गांधी जी ने उठाने की बात कही थी उसको हमने प्रैक्टिकली किया। और उस समय ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी MLA बनूंगा, लेकिन धीरे धीरे परिस्थिति बस वहाँ जब जेल में गया तो वहाँ लोगों ने कहा कि हमारा नेता बीकानेर का बीडी कल्ला बनना चाहिए, और उन्होंने वहीं से मांग शुरू कर दी और मेरे से लोकसभा का टिकट मंगवाया, और उसके बाद फिर ठान लिया कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है। सर देखो, ये कि अभी संघर्ष का परिणाम था कि आपने राजनीति में सक्रिय भूमिका भी अदा की, और जो टिकट जिसके लिए मांगा आपको मिला भी, और महत्वपूर्ण स्थान भी राजनीति में आपने हासिल किया। लेकिन अभी जो लोग टिकट मांगते हैं, ये आपका एक कद बढ़ा आपकी मेहनत की वजह से, साथियों को विश्वास में लेने की वजह से। लेकिन आज आपने टिकट देने वाली जो एक कमेटी होती है उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है, वो टिकट मांगा भी है। जो भूमिका एक टिकट लेने वाले जो लीडर्स करते हैं, अभी अगर बात करें हम, जैसे कोई भी चुनाव होता है उसमें टिकट जो लेने वाले आते हैं, तो उसमें क्या उनकी जो एक मानसिकता होती है उसमें क्या अंतर देख रहे हैं? आजकल कोई भी व्यक्ति पार्टी को ज्वाइन करते ही ये चाहता है कि मैं MLA बन जाऊं, MP बन जाऊं। हम लोगों ने भी करीब ये समझिए कि 1969 में मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था, जो यूनिवर्सिटी के समकक्ष है, लेकिन हमको टिकट 11 वर्ष बाद मिला, 80 में मिला। लेकिन आज जो भी व्यक्ति जो भी पार्टी में पद हासिल करता है तो वो चाहता है मुझे आज ही टिकट मिल जाए। तो उनको थोड़ा सब्र रखना चाहिए, पार्टी में काम करना चाहिए।
संगठन में काम करना चाहिए। और धीरे धीरे ये पैरामीटर्स हर पार्टियां बनाएंगी कि एक व्यक्ति पहले सेवा दल में काम करे, फिर यूथ कांग्रेस में करे, फिर मेन कांग्रेस में काम करे और फिर उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ने के लिए लाया जाए। कंप्यूटर का युग आ गया है कि अब धीरे धीरे हर व्यक्ति का बायोडाटा देखा जाएगा कि उसने पार्टी के लिए क्या किया है। लेकिन अभी वो जो पीढ़ी है इसमें संयम की भी कमी देखी जा रही है कि तुरंत थोड़ा उतावलापन नहीं होना चाहिए। और जहाँ जिस पद पर रह करके आदमी काम करे उस पद पे उसको धैर्य रखना चाहिए। हमने कभी भी एम्बिशंस नहीं रखी और हमारी पार्टी ने हमको सब कुछ दिया। कुल मिलाकर के आदमी को धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और जब सेवा की भावना से आए हो तो उसको जीवन में ये अपनाना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और जीवन में सेवा के अलावा और कोई मोटो नहीं होना चाहिए। सर्विस मोटो रख करके राजनीति में जो आता है वो पद और प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागता। वो हर क्षेत्र की बात है साहब, अगर जो मौका मिलता है उसको बुनाने के प्रयास करने चाहिए कि उसमें सेवा कर सके आदमी। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। एक मेरा सवाल और है, जब से राजस्थान में देसी रियासतों का एकीकरण होने के बाद में राज्य का गठन हुआ और असेंबली के चुनाव हुए, पहला चुनाव 52 में जब हुआ, उसके बाद से सीटों में बढ़ोतरी होती रही। 3 बार बढ़ी भी हैं राजस्थान में सीटें। आज पॉपुलेशन बहुत सारी हो गई है, लीडर्स भी बढ़ गए हैं। तो आपको लगता है कि जो 200 विधानसभा की सीटें हैं इनमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए? ये तो डीलिमिटेशन कमीशन का काम है, लेकिन धीरे धीरे जब डीलिमिटेशन कमीशन जनसंख्या के आधार पर, एरिया के आधार पर इसको बदलता, आप जानते हैं पहले विधानसभा की सीटें कम थी, फिर बढ़ा के 200 की। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। डीलिमिटेशन कमीशन जब भी उचित समझेगा उस समय सीटें निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन अब राजस्थान में जैसे अपर हाउस की मांग होने लगी है, हाँ, वो चल रही है और अपर हाउस के लिए प्रस्ताव चला गया है, तो अपर हाउस के आने से भी जो आप मांग बता रहे हैं लोगों की, उसकी पूर्ति हो सकेगी। लेकिन अभी आवश्यकता महसूस की जा रही है इसकी। हाँ, अपर हाउस निश्चित रूप से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ जम्मू कश्मीर में अपर हाउस है जी, और छोटे राज्यों में भी अपर हाउस है। तो राजस्थान में काफी बड़ा अपर हाउस के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कदम उठाया है वो बहुत ही प्रेरणादायी है। और इससे कम से कम जो जन सेवा में काम करने वाले लोग हैं वो और आ सकेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको भी मौका, आर्टिस्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनको भी लिया जा सकेगा। जी सर, एक चुनाव सुधार को लेकर के बहुत लंबी एक बहस छिड़ी हुई है, कई बार चर्चा, आपकी पार्टी के लीडर्स भी इसको लेकर के कई बार बात कह चुके हैं, आपका क्या मानना है? चुनाव सुधार के लिए मैं तो ये समझता हूं कि चुनाव की अवधि को यदि कम कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें अपने आप में ठीक हो सकती है। जैसे हम नॉमिनेशन पहले भरते हैं, फिर विड्रॉल करते हैं, और विड्रॉल के बाद में हमको मान लीजिए 14 दिन या 17 दिन का चुनाव प्रचार का समय मिलता है। इसको सारी जगह पर केवल 2 दिन के बाद चुनाव होंगे और सबको टीवी के सामने, रेडियो के सामने अनुपातिक समय दे दिया जाए, तो इससे उसको घूमने फिरने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज कोई आदमी गांव में जाएगा तो पेट्रोल खर्चा होगा, जी। उसके साथ काफिला जाएगा, उसके साथ मान लीजिए और कुछ जाएगा, तो आप केवल समय ही 2 दिन का दे रहे हैं और 2 दिन सबके लिए है। इसलिए चुनाव का जो समय है प्रचार का, वो उसको कम करने से खर्चा एकदम कम हो जाएगा। दूसरा, एक ये भी विचार चल रहा है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसका चुनाव का खर्चा सरकार वहन करे जी, तो उसमें भी भ्रष्टाचार सारा रुक जाएगा। और कुल मिलाकर के इससे चुनाव सुधार जो हम करना चाहते हैं और कम खर्चे में चुनाव करना चाहते हैं, ये इन 2 उपायों से ठीक हो सकता है। तो कल्ला साहब, सबसे महत्वपूर्ण जो जड़ है वो ये है कि इतने महंगे जो चुनाव हो गए तो निश्चित रूप से करप्शन भी शायद इसी की देन है कि लोग 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ तक असेंबली इलेक्शन में खर्च कर रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं मानता। कुछ तो लोग जो ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, जैसे मैं शहर से चुनाव लड़ता हूँ, मैं साइकिलों पे चुनाव प्रचार करता हूँ, मेरे तो गाँव है ही नहीं जी। साइकिल रैली निकालता हूँ, 10,000 आदमी हम साइकिलें चलाकर, 1 रुपये का पेट्रोल खर्च नहीं करते, सब अपनी अपनी साइकिलें ले आते हैं और उससे चुनाव प्रचार कर देते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर जैसे सुनते हैं कि वो चुनाव प्रचार से, राजस्थान में कमोबेश ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जो उपाय बताए उस उपाय के आधार पर, यानी सरकारी खर्च से या चुनाव आयोग के खर्च से सब चुनाव राजनीतिक पार्टियां लड़ेंगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा, चुनाव की अवधि कम कर दी जाएगी और सबको ये कह दिया जाएगा कि आप अपने से टीवी पे सबको, किसी को प्रत्याशी को 1 घंटे का समय कांग्रेस को दे दिया, 1 घंटे का समय बीजेपी को दे दिया, उनके नेता और उनके प्रत्याशी टीवी के माध्यम से, अब आज तो गांव-गांव में टीवी पहुंच गए हैं, तो उसके माध्यम से अपने विचार रख देंगे और विचार रखने के बाद उसके आधार पर जनता अपना वोट दे देगी। तो लोकतंत्र अब मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है और मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के
गांव-गांव में पहुंचने से ये बातें आसान हो गई हैं। चुनाव की अवधि कम कर दी जाए। दूसरा, चुनाव आयोग जो है अपने खर्चे से राजनीतिक पार्टियों के चुनाव में जो भी जेन्युइन खर्चा होता है उसकी व्यवस्था वो करे तो सब सही हो जाएगा। राजस्थान में से अगर चुनाव होते हैं, अभी आने वाला समय, अगले साल चुनाव ही है, अभी पार्टी की स्थिति क्या मानते हैं? कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस ने जो फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जैसे सभी लोगों के लिए दवाई, पशुओं के लिए दवाई मुफ्त, 60 लाख परिवारों के लिए 2 रुपये किलो गेहूँ, और इसके अलावा करीब करीब 10 लाख मकान बना करके दिए जाएंगे गांव के लोगों को मुफ्त में, 1 लाख रुपए का मकान। और इसी तरीके से अभी शहरी लोग हैं जो बेघर हैं उनके लिए 1 लाख मकान बना के दिए जाएंगे। तो इन योजनाओं का लाभ जो जनता को मिल रहा है उससे आम जन ये महसूस करने लगा है कि ये सरकार रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की व्यवस्था कर रही है, और बाकी लोगों ने बातें की, ये काम नहीं किया। इसलिए कुल मिलाकर के हमारी विरोधी पार्टियां केवल अफवाहों के सहारे जीती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखती। हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे यहाँ राजस्थान में अशोक जी, गहलोत जी और सारे लोग जो भी हमारे केंद्र सरकार की फ्लैगशिप की योजना है और राज्य की फ्लैगशिप योजना है, इनके माध्यम से अधिकाधिक जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को यहाँ पुनः लेके आएगी। संगठन ने आपको बिहार में भी अभी जिम्मेदारी, जिससे में अभी आप काफ़ी काम कर चुके हैं और अभी अंतिम स्थिति में वो काम है, संगठन की क्या स्थिति देख रहे हैं वहाँ पर बिहार में? बिहार में संगठन की स्थिति को ठीक करने के लिए बूथ लेवल पर हमने चुनाव कराए। बूथ लेवल पे चुनाव कराने के बाद हमने सारे ब्लॉक्स में चुनाव कराए। उसके बाद जिला अध्यक्षों के वहाँ पर हमने चुनाव कराए हैं, और उसके बाद हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए वहाँ पर सभी लोगों ने प्रस्ताव हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को भिजवा दिया है, और बहुत शीघ्र वहाँ पे अध्यक्ष मनोनीत हो जाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ, बहुत शानदार हुआ। यानी हर बूथ लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पर हमारा अध्यक्ष बन चुका है, जिलों में अध्यक्ष बन चुके हैं। 4-5 जो डिस्प्यूटेड जिले हैं उनमें भी कुछ दिनों में वहाँ पर अध्यक्ष बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर वहाँ संगठन का ढांचा अब तैयार है, और वो वहाँ पर वहाँ की सरकार के विरोध में रचनात्मक काम करने के लिए तैयार है। राहुल जी को की भूमिका को लेकर के भी बहुत चर्चा है इन दिनों। राहुल जी निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। हमारी ये राय रहेगी आपके जन टीवी के माध्यम से कि वे और अधिक जिम्मेदारी संगठन में और सरकार में लें, ताकि उनकी अगुवाई का लाभ पूरे पार्टी को मिल सके। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि उनके अनुभव का लाभ, उनके संगठनात्मक प्रयासों का लाभ पार्टी को निश्चित रूप से मिलेगा। 2 छोटे छोटे सवाल हैं सब मेरे। एक सवाल तो यह है कि जैसे सुधार की बात अपन कर रहे थे, ये कमीशन की, चुनाव सुधार की, तो क्या राजनीति में भी कोई उम्र होनी चाहिए, तय की जानी चाहिए? यदि मेरी राय ली जाए तो वास्तव में जो 60 साल से पार कर गए लोग हैं उनको अपर हाउस में भेजा जाना चाहिए, और जो नौजवान लोग हैं उनको विधानसभा में लाया जाना चाहिए। राजीव गांधी जी ने ये किया था। राजीव गांधी जी ने तो इवन राज्यसभा में भी 35-40 वर्ष के लोगों को लिया था। लेकिन हमारा ये सोचना है कि जो आदमी 5-7-8 चुनाव लड़ लें उन लोगों को फिर अपर हाउस में भेजना चाहिए, और यहाँ पर विधानसभा में नए लोगों को लाना चाहिए, ताकि मतलब जो बहुत ही मैच्योर्ड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो अपर हाउस में जाए, और जो लोग नए लोग हैं उनको विधानसभा में मौका मिलना चाहिए। दूसरा सर, वक्त की व्यस्तता तो रहती है, खाली समय निकाल करके या आपकी कोई इच्छा होती है तो उस समय आप क्या करते हैं? वैसे तो मैं खाली रहता ही नहीं हूँ, किसी न किसी प्रोग्राम में या कार्यक्रम में या उसमें रहता हूँ। लेकिन यदि मुझे देखता हूँ कि आज छुट्टी का दिन है, 1-2 घंटे का वक्त है, तो मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स की, साइंस की, अथवा अपने कोई भी विषय, मेरी खुद की अपनी लाइब्रेरी है। और इसके अलावा कोशिश ये करता हूँ कि किताबें पढूं, और उसके बाद फिर समय होता है तो बच्चों को समय देता हूँ। मैं आधा घंटे का समय अपने जो वार्ड्स हैं उनको, हमारे ग्रैंडसन हैं उनको अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ, उसमें अच्छे संस्कार डालता हूँ, और जो हमारा अनुभव है वो उसमें शेयर करता हूँ। तो राजनीति की जो विरासत आप किसको सौंपना चाहेंगे? हमारे परिवार में राजनीति में कोई नहीं आना चाहता। हमारे बच्चों को मैं कई बार पूछता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। वो मेरी ज़िंदगी और व्यस्तताओं को देखकर ये चाहते हैं कि आप 18-20 घंटे काम करते हैं और बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, हम तो अपने जिस प्रोफेशन में उसी में ठीक है। हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो कला साहब, आपसे कई चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण भी शेयर की आपने, और
जिस तरह से आपकी वर्किंग स्टाइल है, निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी राज्य सरकार ने आपको दी है, शायद उससे भी, क्योंकि जो एक बहुत बड़ी नीड है लोकल बॉडीज़ और पंचायती राज को सुदृढ़ीकरण करने की और आर्थिक रूप से भी उसे संबल मिलने की, वो आप काम कर रहे हैं। और आपने चुनाव सुधार को लेकर के भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अभी वक्त आएगा और ये बहस के जरिए ही शायद हो सकता है इनके समाधान निकलते हैं। आपने आपका कीमती वक्त निकाल करके जन टीवी को दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और कल्ला साहब के साथ एक मुलाकात को देंगे यहीं पे विराम। दीजिए मुझे भी इजाज़त। नमस्कार।